Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the next topic of complexometric titration. In my previous video, I have already discussed about the basic introduction of complexometric titration and about the complexing agent and as well as about the complexometric indicators. Now I will discuss about the types of complexometric titration. If we take a quick revision, so complexometric titration is a type of volumetric titration where a metal ion interact with EDTA and form a complex. ठीक है, EDTA is a complexing agent, that's why it convert the metal ion into the complex. ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका जो एंड पॉइंट फाइनली आपका डिटरमाइन किया जाता है वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. ठीक है, अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन चूंकि आपका मेटल आयन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है. ठीक है, अब मेटल आयन को डिटेक्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं इनटू द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. तो वही आपके हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. बेसिकली यहाँ पर आपके चार टाइप्स हैं: डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन एंड इनडायरेक्ट टाइट्रेशन. तो एक एक के बारे में हम लोग बात करते हैं. सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट द डायरेक्ट टाइट्रेशन, सो डायरेक्ट मीन डायरेक्टली टाइट्रेट द मेटल आयन विद द EDTA. यहाँ पर जो आपका मेटल आयन होता है यानी कि जो आपका सैंपल होता है उसको हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड EDTA के साथ में टाइट्रेट करते हैं. एक ही बार टाइट्रेट करने पर आपका रिजल्ट आ जाता है. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टाइट्रेशन करिए और डायरेक्ट टाइट्रेशन से ही आपका एंड पॉइंट फाइनली आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपका EDTA इंपोर्टेंट है जो कि आपका कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है. मेटल आयन आपका सैंपल है. मोर्डेंट ब्लैक टी या इडियोक्रोम ब्लैक टी आपका यहाँ पे एज ए इंडिकेटर यूज किया जा सकता है. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, यहाँ पर पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जो आपका EDTA है वो भी पीएच सेंसिटिव है और जो आपका इंडिकेटर है वो भी पीएच सेंसिटिव है. तो यू हैव टू मेंटेन द pH एट दैट लेवल वेयर रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड एंड इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर इन इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म एज वेल एज इन इट्स फ्री फॉर्म. यहाँ पर लिखा भी है इन दिस द एनालाइट दैट मीन मेटल आयन टू बी डिटरमाइंड इज टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड EDTA. जो आपका मेटल आयन है उसको हम स्टैंडर्ड EDTA के साथ में टाइट्रेट करते हैं आफ्टर बफरिंग द सॉल्यूशन के pH को मेंटेन करने के बाद टू एन एप्रोप्रिएट pH, एक एप्रोप्रिएट pH तक. वो pH क्या रहेगी आपकी, जहां पर आपका कॉम्प्लेक्सेशन कंप्लीट हो सके यानी कि EDTA और मेटल आयन के बीच में जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो सके एंड इंडिकेटर शो टू डिफरेंट कलर इन इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड नॉन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. और जो इंडिकेटर है आपका वो अपना कलर चेंज कर पाए, क्योंकि इंडिकेटर आल्सो ए pH सेंसिटिव कंपाउंड. इसके बाद दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. वाटर की जो हार्डनेस होती है वो बेसिकली मेटल आयंस की वजह से होती है. फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इन सभी की वजह से. तो वाटर की कितनी हार्डनेस है डिपेंड करता है कि उसके अंदर मेटल कितने हैं. ठीक है, तो मेटल की कंसेंट्रेशन को पता करने के लिए हम लोग डायरेक्ट टाइट्रेशन यूज कर सकते हैं. इसके बाद इफ द रिएक्शन इज स्लो, अगर रिएक्शन स्लो होती है क्योंकि डायरेक्ट टाइट्रेशन है, कोई किसी तरह का यहाँ पे कैटालिस्ट यूज नहीं किया गया है, अगर रिएक्शन आपके स्लो होती है तो हम लोग कोई भी कैटालिस्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं. If the reaction is slow, it must be catalyzed. Metal ion should be precipitated out. अगर आप यहाँ पर pH को मेंटेन नहीं करते हैं तो मेटल आयन आपका प्रेसिपिटेट हो सकता है, क्योंकि pH अगर आपकी बफर होगी तो मेटल आयन आपका OH- के साथ में OH- आयन के साथ में रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना सकता है, जिसकी वजह से वो नीचे प्रेसिपिटेट हो सकता है. ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, pH को मेंटेन यूज करते हैं, ऑक्सिलरी एजेंट्स यूज करते हैं. यहाँ पर लिखा भी है मेटल आयन शुड नॉट बी प्रेसिपिटेटेड एट द pH ऑफ द टाइट्रेशन. जब आप टाइट्रेशन कर रहे हो उस pH पर मेटल आपका प्रेसिपिटेट नहीं होना चाहिए. इफ मेटल इज प्रेसिपिटेटेड एज MOH यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड, ऑक्सिलरी रीएजेंट्स मस्ट बी एडेड टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन. तो दैट मीन वी हैव टू मेंटेन द pH, वी हैव टू यूज ऑक्सिलरी एजेंट्स ताकि प्रेसिपिटेशन आपका प्रिवेंट हो सके. तो सिंपली दिस इज डायरेक्ट टाइट्रेशन. यहाँ पर कोई ज्यादा सिंपल आपका डायरेक्ट टाइट्रेशन है. ठीक है, कोई ज्यादा यहाँ पर आपका कुछ अलग कई स्टेप्स यहाँ पर फॉलो नहीं किए गए. सिंपल हमने मेटल आयन को लिया, EDTA के साथ में रिएक्शन करा, ये कॉम्प्लेक्स बन गया और इंडिकेटर से आपका एंड पॉइंट आ गया. दिस इज डायरेक्ट टाइट्रेशन. इफ वी टॉक अबाउट द बैक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन बेसिकली आपका यूज किया जाता है 3 कंडीशन में. ठीक है, अगर आपका जो मेटल आयन है वो प्रेसिपिटेट बना रहा है, ठीक है, pH पर, pH ऑफ द टाइट्रेशन पर अगर वो प्रेसिपिटेट बना रहा है तो उस केस में हम लोग बैक टाइट्रेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टाइट्रेशन वहां पर यूज नहीं होगा. द मेटल फॉर्म्स
इनर्ट कॉम्प्लेक्स विद द टाइट्रेंट। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो आपकी मेटल है, वो आपका एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। इनर्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेटल आयन आपका पहले से ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हो और वो कॉम्प्लेक्स आपका ऐसा है जो कि इनर्ट है, किसी और के साथ में रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल नहीं है। या हो सकता है जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा EDTA के साथ में वो इनर्ट हो जाए, तो आपका सॉल्यूशन इनर्ट हो जाएगा। दैट मीन अब आपका मेटल आयन, ठीक है, अब आपका EDTA इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएगा बिकॉज रिएक्शन सॉल्यूशन बिकम इनर्ट, ठीक है। तो उस केस में भी हम लोग बैक टाइट्रेशन यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज द सुटेबल इंडिकेटर इज नॉट अवेलेबल। अगर कोई सुटेबल इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है देन वी कैन आल्सो यूज बैक टाइट्रेशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि बैक टाइट्रेशन एक्चुअली है क्या। देखो बेसिकली यहां पर क्या होता है, आपका जो EDTA है, स्टैंडर्ड EDTA है, हम उसका एक्सेस अमाउंट यूज करते हैं। देखो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कैल्शियम का टाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम की EDTA के साथ में रिएक्शन कराएंगे और ये EDTA आपका स्टैंडर्ड है और साथ ही एक्सेस अमाउंट में है। एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट में है, तो होगा क्या, आपका कैल्शियम बनेगा, सॉरी कैल्शियम EDTA का कॉम्प्लेक्स बनेगा, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, प्लस आपका EDTA फ्री बच जाएगा क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में था, ठीक है, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सेस EDTA का हम लोग टाइट्रेशन कराएंगे किसी सेकेंडरी मेटल के साथ में, यानी कि किसी दूसरे मेटल के साथ में, और उस मेटल का सॉल्यूशन भी कैसा होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। मान लेते हैं हम इसका टाइट्रेशन करा रहे हैं जिंक के साथ में, ठीक है, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जिंक EDTA का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, जिंक EDTA का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली यू नो वेरी वेल दिस इज ए स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर आप इसको पता करने के लिए आपने क्या किया, एक्सेस अमाउंट यूज किया और उसकी सेकेंडरी मेटल के साथ में रिएक्शन कराई। तो होगा क्या, जब आप दूसरी बार टाइट्रेशन कराओगे और आपका ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहाँ पर कोई एंड पॉइंट आएगा, यानी कि यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये EDTA है कितना, ये EDTA जितना होगा उतना ही आपका जिंक होगा। यानी कि मान लेते हैं आपने यहाँ पे 50 ml यूज किया था, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये 20 ml है, ठीक है, 20 ml आपका कंज्यूम हुआ है इस जिंक को रिएक्शन कराने में, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे कि कैल्शियम कितना था, चूंकि फाइनली आप 50 में से 20 माइनस कर दो क्योंकि 20 तो आपका एक्सेस में है, तो ऊपर की रिएक्शन में टोटल कितना यूज हुआ था, 30 ml। ऊपर की रिएक्शन में कितना यूज हुआ था, 30 ml, ठीक है। तो 30 ml आपका यहां पर यूज हुआ था और इससे हम लोग कैल्शियम के कंसेंट्रेशन पता कर सकते हैं। आपने क्या किया यहां पर, डिफरेंट तरीके से एक स्टेप और जोड़कर आपने टाइट्रेशन किया है। पहले आपने सैंपल मेटल आयन के साथ में किया EDTA की रिएक्शन, ये EDTA आपका एक्सेस में था, इसने कॉम्प्लेक्स बनाया और फ्री फॉर्म में रह गया। अब इस फ्री फॉर्म की हम रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ में या मैग्नीशियम के साथ में, दोनों रिएक्शन करके आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंड पॉइंट यहाँ पर भी आएगा, उसके एंड पॉइंट से हम ये पता कर लेंगे कि यहाँ पर EDTA कितना है, ठीक है। अब ये EDTA और यहाँ पे आपको ये नॉन होगा, यानी कि इसका अमाउंट भी आपको नॉन होगा, स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसके नॉन अमाउंट में से इसको हटा दीजिए तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस कैल्शियम को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना EDTA यूज हुआ है। जितना EDTA होगा उतना ही यहाँ पर कैल्शियम भी होगा, ठीक है। सो यू कैन आइडेंटिफाई कैल्शियम, ये डिटरमाइन कैल्शियम अमाउंट बाय यूजिंग बैक टाइट्रेशन, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट होता तो आपका एक बार में काम हो जाता, यहाँ पे आपने इस तरीके से काम किया है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एडिशन ऑफ नॉन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड EDTA, ठीक है, नॉन अमाउंट है और स्टैंडर्ड EDTA है, टू द सैंपल इन बफर्ड कंडीशन, सैंपल में आप उसको डालोगे और बफर्ड कंडीशन में डालोगे, यानी कि पीएच को मेंटेन करके। एक्सेस EDTA इज टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल। जब आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये एक्सेस EDTA आपके स्टैंडर्ड मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा जो कि कोई अलग मेटल है, जैसे कि मैग्नीशियम हो सकता है, जिंक हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग इसका एंड पॉइंट पता कर लोगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, ठीक है। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है रिप्लेसमेंट, यानी कि कुछ आपका रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली आपका, ये आपका यूज तब किया जाता है जब ये दोनों आपके एप्लीकेबल ना हो, ठीक है। इससे भी आपका रिजल्ट ना आ पा रहा हो और बैक टाइट्रेशन से भी ना आ पा रहा हो, तब आप लोग क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन करते हैं।
रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन आपका इसलिए भी यूज किया जाता है क्योंकि कुछ मेटल आयन डायरेक्ट टाइट्रेशन से या बैक टाइट्रेशन से जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो कॉम्प्लेक्स आपका इतना स्टेबल नहीं होगा जितना रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन के बाद आपका बनेगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि यहां पे लिखा है इन दिस मेथड ऑफ टाइट्रेशन डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयन इज डन बाय रिप्लेसिंग मैग्नीशियम और जिंक आयन। ठीक है, from ADTA complex with an equivalent amount of metal ion and liberated magnesium or zinc ions are then titrated with standard EDTA। यानी कि आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने सैंपल मेटल आयन के साथ में EDTA को यूज नहीं करोगे, यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स यूज करोगे और कॉम्प्लेक्स आपके मैग्नीशियम का हो सकता है या जिंक का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप कैल्शियम को डिटरमाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने इसके साथ में क्या यूज किया है, मैग्नीशियम EDTA का कॉम्प्लेक्स यूज किया है। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, इस मैग्नीशियम को यहां से रिप्लेस कर देगा क्वांटिटेटिवली। ठीक है, तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया और मैग्नीशियम आपका फ्री बच गया। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम आपके स्टैंडर्ड EDTA के साथ में रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, स्टैंडर्ड EDTA के साथ में, तो इसका भी कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम EDTA रिएक्शन करेंगे तो MgEDTA का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब क्या होगा, अब जैसे आपका ये कॉम्प्लेक्स बनेगा आपको एंड पॉइंट पता लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि EDTA कितना है। अगर आपको ये पता लग गया EDTA कितना है तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैग्नीशियम कितना है। मान लेते हैं आपको यहाँ पे पता लग गया कि मैग्नीशियम के 10 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के 10 मॉलिक्यूल है और मैंने अभी एक वर्ड यूज किया है क्वांटिटेटिवली रिप्लेस करेगा। क्वांटिटेटिवली का मतलब है जितने मैग्नीशियम थे यहाँ पे जो कि फ्री हुए हैं उतने ही कैल्शियम इसको रिप्लेस कर पाएंगे। देखो EDTA के साथ में 10 मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो 10 ही तो कैल्शियम जुड़ सकते हैं ना, क्योंकि EDTA आपका उतना अवेलेबल है। तो अगर हमको मैग्नीशियम का अमाउंट पता लग गया तो हम रिप्लेस करके कैल्शियम का अमाउंट पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कैल्शियम साल्ट इज डिटरमाइंड बाय रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन एड स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ MgEDTA सॉल्यूशन टू कैल्शियम साल्ट इन बफर्ड कंडीशन। कैल्शियम रिप्लेस मैग्नीशियम आयन एंड फॉर्म ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद EDTA। समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका सैंपल है कैल्शियम, हमने इसके साथ में कोई कॉम्प्लेक्स यूज किया है MgEDTA। ये कैल्शियम इस मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा और कैल्शियम EDTA का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये मैग्नीशियम आपका फ्री बच जाएगा क्योंकि रिप्लेस हो चुका है। अब इस मैग्नीशियम की रिएक्शन हम EDTA के साथ में कराएंगे और आपका MgEDTA दोबारा बनेगा। ठीक है, अब ये MgEDTA से हम लोग Mg का अमाउंट पता कर सकते हैं क्योंकि MgEDTA को बनाने में आपको ब्यूरेट की रीडिंग आएगी तो EDTA आपको पता लग जाएगा और EDTA से आपको मैग्नीशियम पता लग जाएगा और मैग्नीशियम से फाइनली आप ये पता कर पाओगे कि कैल्शियम कितना है, क्योंकि जितना मैग्नीशियम होगा उतना ही कैल्शियम होगा सिंपली। ठीक है, अब इस मेथड से हम लोग कैल्शियम, लेड, मरकरी इन सभी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपका MgEDTA की जगह पे जिंक EDTA भी यूज किया जा सकता है। गुड, दिस इज द रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। अब यहाँ पर जो आपका, अगर आप डायरेक्ट कैल्शियम की रिएक्शन कराते इस तरीके से, कैल्शियम की रिएक्शन आप डायरेक्ट EDTA के साथ में करा देते, ठीक है, तो जो आपका कैल्शियम EDTA का कॉम्प्लेक्स बनता वो आपका इतना स्टेबल नहीं होता जितना स्टेबल आपका ये वाला बना है। ठीक है, तो दिस कॉम्प्लेक्स formed by the replacement titration is more stable than the complex formed by the another method। ठीक है, तो आपका जो ये कॉम्प्लेक्स बना है ये मोर स्टेबल होगा। इसके बाद अगर बात करता हूं इनडायरेक्ट टाइट्रेशन की, दिस इज द लास्ट टाइप। इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग मेटल आयन को पता नहीं करते। ये मेथड आपका बेसिकली यूज किया जाता है एनायंस को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दिस टाइप ऑफ EDTA titration यानी कि this type of complexometric titration are used for the anions। ठीक है, this is the most important point, are used for the anions that precipitate metal ion। ठीक है, ऐसे anions के को डिटरमाइन करता है जो कि मेटल आयन को प्रेसिपिटेट करते हैं। In this process the anion is precipitated with the metal ion, it is then filtered and washed। Now it is boiled with EDTA so as to allow the metal to react with the EDTA। ये क्या बोल रहा है आपका, मान लेते हैं आपका कोई एनायन है, मान लेते हैं Y माइनस कोई एनायन है और ये आपके मेटल आयन के साथ में रिएक्शन करके
My आपका कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मेटल आयन को यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करेंगे, हम इसको यहाँ पे इस प्रोसेस में प्रेसिपिटेट कराएंगे। सबसे पहले My के फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उसको फिल्टर करेंगे, फिर इसको वॉश करेंगे। तब क्या होगा, आपका जो मेटल आयन है ये अवेलेबल हो जाएगा EDTA के साथ में रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, अब ये मेथड आपका प्रोटॉन डिपेंडेंट भी होता है, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप देख पा रहे हैं H2Y-2, ये जो आपका है ये EDTA ही है। ठीक है, ये आपका EDTA ही है, बट इस फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पर देखिए कि मेटल आयन और H2 जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, और साथ में आपके दो प्रोटॉन आपके लिबरेट होते हैं। ठीक है, दो प्रोटॉन आपके क्या हुए हैं, लिबरेट हुए हैं, बाहर निकले हैं। ठीक है, अब ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में कराएंगे, किसी बेस के साथ में कराएंगे। मान लेते हैं हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। इस H+ की रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करा दी, यानी कि टाइट्रेशन कर दिया हमने, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो आपका यहाँ पे, ठीक है, आपका यहाँ पे H2O बनेगा, यानी कि आपका एंड पॉइंट आएगा। एसिड बेस इंडिकेटर यूज करके हम इसका एंड पॉइंट पता करेंगे। फाइनली हमको पता क्या करना है कि H+ कितने लिबरेट हुए हैं। H+ लिबरेट होने का मतलब है कि EDTA ने कितने बाइंडिंग साइड से इस मेटल आयन को बाइंड किया है। ठीक है, देखो हमने क्या पता किया कि कितनी बाइंडिंग साइड से, बाइंडिंग साइड का मतलब है कितने नेगेटिव आयन, कितने एनायन ने उसको कैप्चर किया है। ठीक है, अगर हमको ये पता लग गया तो हमको ये भी पता लग जाएगा कि मेटल कितने हैं। ठीक है, या मेटल के ऊपर चार्ज कितना है, समझ रहे हो बात को। तो बेसिकली यहां पर हम डायरेक्टली मेटल को पता नहीं करते हैं, हम लोग एनायन पता करते हैं। समझ रहे हो, हम क्या करते हैं, एनायन को फाइंड आउट करते हैं। एनायन एक बार पता लग गया तो हम लोग मेटल आयन भी पता कर सकते हैं। गॉट इट। सिंपल आपका उसी तरह का केस हो जाएगा जैसे कि मैं आपको अगर बोलूं, मान लेते हैं आपका, इसकी एक और मीनिंग बनती है आपकी, मैं भी इसके बारे में डिस्कस करता हूं। देखो कोई आपका, मान लेते हैं आपका बारबिचुरेट, ये आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है बारबिचुरेट। आपको बारबिचुरेट पता करना है, इसका आपको टाइट्रेशन करना है, क्वांटिटी पता करनी है। जब आप इस बारबिचुरेट की रिएक्शन EDTA के साथ में कराते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, ये तो आपकी कोई रिएक्शन नहीं होती। हम क्या करते हैं, इस बारबिचुरेट की रिएक्शन हम किसी मेटल आयन के साथ में करा देते हैं। मान लेते हैं हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं मरकरी के साथ में। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम मरकरी के साथ में EDTA के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे, अब EDTA तो सिर्फ मेटल आयन को पहचानता है, बारबिचुरेट के पास में तो कोई मेटल आयन नहीं है, इसके पास में तो नेगेटिव आयन है। तो क्या होगा, आपका यहाँ पे HgEDTA का कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्लस आपका बारबिचुरेट फ्री बच जाएगा, है ना। अब देखो जितने बारबिचुरेट थे उतने ही Hg इसके साथ में बाइंड हुए हैं। मान लेते हैं 10 बारबिचुरेट के मॉलिक्यूल थे तो 10 आपके मरकरी के थे और 10 ही आपके कॉम्प्लेक्स के बनेंगे। आपको अगर ये पता लग गया कि कॉम्प्लेक्स कितना बना है तो आपको नेगेटिव आयन पता लग जाएगा। समझ रहे हो, आपने मेटल पता किया, मेटल के साथ में EDTA की टाइट्रेशन कराई, लेकिन इस मेटल की वजह से आपको एनायन का पता लग गया, यानी कि बारबिचुरेट का पता लग गया। बारबिचुरेट नहीं, और भी बहुत सारे एग्जांपल आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यही पॉइंट आपको याद रखना है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनायंस। ठीक है, तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डायरेक्ट, बैक, रिप्लेसमेंट और इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे चल के आपके सिलेबस में कंपाउंड आएंगे मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट, वहां पर आप इनको यूज कर पाएंगे। ठीक है, उन दोनों का टाइट्रेशन आपका इन्हीं वजह से हो सकता है, इन्हीं चीजों को यूज करके हो सकता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है, ठीक है, पूरे के पूरे टॉपिक में, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड थैंक यू सो मच।